Okay, so good morning everyone. लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू, हाँ, कौन सा था? मेंबर्स. ओके, तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो लास्ट क्लास में एब्सेंट था? यू आर आल्सो एब्सेंट, रीजन बीइंग? तो हैव यू गॉन थ्रू द बैकअप? तुम्हारे ग्रुप में नहीं आया? चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है क्या तुमने नॉलेज एकेडमी का? फिर भी नहीं दिखा? चलो, आज की क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विथ डिबेंचर्स वाला पार्ट. डिबेंचर्स. है ना? अपन स्टार्ट करेंगे डिबेंचर्स वाला पोर्शन. तो कुछ चीज जानते हैं क्या अपन डिबेंचर्स के बारे में? डिबेंचर के बारे में पहले सुना है या थोड़ा बहुत भी कुछ जानते रहे इस क्लास में आने से पहले? यस. व्हाट आर डिबेंचर्स? व्हाट आर डिबेंचर्स? हाँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. ओके, और कोई स्टूडेंट क्या होता है बेटा? देखिए, वेरी गुड. कंपनी के पास फंडिंग के बेसिकली दो तरीके हैं, है ना? बोलो, कंपनी के पास फंडिंग के बेसिकली दो तरीके हैं. पहला है इक्विटी मोड, दूसरा है डेब्ट मोड. इक्विटी मोड में क्या होता है? कंपनी जो पैसा ले रही है उसके बदले इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑफर कर रही है. कंपनी जो पैसा ले रही है उसके बदले इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑफर कर रही है. डेब्ट मोड में क्या होगा? कंपनी जो पैसा ले रही है उसके बदले इंटरेस्ट दे रही है ना? इक्विटी मोड में कंपनी डिविडेंड देती है, डेब्ट मोड में कंपनी इंटरेस्ट देती है. अगर कंपनी इक्विटी मोड में गई है तो वहां पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट मैंडेटरी, है ना? पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कंपनी. हाउएवर, if the company has raised finance through debt mode, then in that case payment of interest will become mandatory for the company. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर अपन डेप्ट मोड की बात करें तो कंपनी कैन आइदर बोरो लोन्स, कंपनी कैन आइदर बोरो लोन्स फ्रॉम दी बैंक्स और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पहला. दूसरा, कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है. ठीक है, कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है. और यहां पे सिक्योरिटी का मतलब हुआ, डेप्ट मोड में जो सिक्योरिटी कंपनी इशू करेगा दैट विल आइदर बी द डिबेंचर्स और बॉन्ड्स. दैट विल आइदर बी द डिबेंचर्स और बॉन्ड्स. तो डिबेंचर क्या होता है बेसिकली सुनने का? कंपनी देखो लोगों से पैसा बोरो कर रही है और पैसे पे क्या दे रही है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. मान लो कि मैंने तुम सबसे 5,000 रुपए बोरो किया और बोला कि इस पे तुमको 10% ब्याज दूंगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. कितने जने बैठे हो? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 जने बैठे. मान लो 16 जने बैठे, 5,000 रुपए मैंने तुमसे लिया. टोटल कितना फंड्स कलेक्ट हुआ? 80,000 रुपीज कलेक्ट हुआ. मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट दूंगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. तुमने बोला कि ठीक है सर चलेगा. तुम अपने घर और मैं अपने घर. एक साल बीत गए. एक साल बीतने के बाद तो मेरे पास आए, सर वो इंटरेस्ट का पैसा देख लेते. मैं बोलता हूँ कौन सा पैसा? सर वो हमने दिया था ना आपको. मतलब मुझे तो याद नहीं है. तुम बोलते हो कि सर दिया तो था. मैंने तुमने दिया होगा, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? तुमसे पता है पेमेंट भी मैंने कैश में लिया था, है ना? तो तुम बोलते हो कि सर एज सच तो कोई एविडेंस नहीं है. मानवता के नाते आप हमें हमारा पैसा या उस पैसे पे जो भी इंटरेस्ट है वो दे दो. तो मैं बोलता हूँ मेरे में तो मानवता है ही नहीं.
ठीक है, अब यहां से चलते बनाओ, व्हाट विल यू डू? तुम्हारे पास कोई रेमेडीज अवेलेबल है? हाँ, हम ना सर आपके अगेंस्ट जाकर के ना पुलिस कंप्लेन करेंगे, गो एंड फाइल दी पुलिस कंप्लेन। तो पुलिस वाला आया मेरे पास, तो बोलता बच्चों से पैसे लेते हो, मैंने लिया ही नहीं। लिया तो है, बच्चे बोल रहे, मैंने बच्चे झूठ बोल रहे। अगर लिया होता तो कोई एविडेंस होता है इनके पास? मैं बोलता हूँ बोलो इन स्टूडेंट्स को कि एविडेंस दें कि उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए। तो पुलिस वाला तुमसे पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई रिसिप्ट है? तुम बोलते हो नहीं। क्या तुमने बैंक से पैसा ट्रांसफर किया था? तुम बोलते हो नहीं, कैश दिया था। तो पुलिस वाला तुमको बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सेम थिंग कैन हैपन विद द जनरल पब्लिक ऑल्सो। जब कंपनी डेप्ट्स बोरो कर रही है, किससे? जनरल पब्लिक से। भाई उनको एविडेंस चाहिए ना, उनको प्रूफ चाहिए ना कि उन्होंने क्या किया है, कंपनी को पैसा दिया है। तो एज अ प्रूफ कंपनी उनको इशू करेगी एक सर्टिफिकेट, जिसमें कंपनी एक्नॉलेज करेगी, जिसमें कंपनी एक्नॉलेज करेगी कि कंपनी हैज बोरोड दिस मच अमाउंट एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अभी जो सर्टिफिकेट इशू कर रही है कंपनी जनरल पब्लिक को, इसी को अपन बोलते हैं डिबेंचर्स। व्हाट बेसिकली डिबेंचर्स आर? डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट विच एक्नॉलेजेस का मतलब क्या होता है? मानना, एक्सेप्ट करना। डिबेंचर एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कंपनी इशू कर रही है पब्लिक को, जिसमें कंपनी एक्नॉलेज कर रही है कि उसने कितना पैसा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने समय के लिए लिया है, ताकि वो जो जिसको सर्टिफिकेट इशू किया है ना, दैट पर्सन कैन यूज इट एज एन एविडेंस अगेंस्ट द कंपनी। इज इट क्लियर? एंड डिबेंचर इज ऑल्सो वन ऑफ द सिक्योरिटीज विच कैन बी इशूड बाय अ कंपनी। तो अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वहां पे भी दोनों पॉसिबिलिटी है। आपको याद है शेयर इशू करने के लिए दो पॉसिबिलिटी क्या था, दो रूट्स कौन से थे? प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू। क्या डिबेंचर के केस में भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है। क्या सर कंपनी डिबेंचर्स का भी पब्लिक इशू लेकर के आ सकती है? ला सकती है। सर वहां पे क्या प्रोसीजर शेयर्स के टाइम पे जो था वही प्रिवेल करेगा? बिल्कुल वही प्रोसीजर प्रिवेल करेगा। अगर कंपनी डिबेंचर का पब्लिक इशू लेकर के आ रही है, पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स ला रही है, तो वहां पे भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस के अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, है ना? और जो टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई किए गए प्रोस्पेक्टस के अंदर, उसी के बेसिस पे कंपनी क्या कर पाएगी? उसी के बेसिस पे कंपनी क्या कर पाएगी? डिबेंचर इशू कर पाएगी। इज इट क्लियर सबको? चलिए, तो विद दिस बैकग्राउंड लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। कौन सा पेज नंबर पे था? अच्छा, किसी को याद है अंडर राइटिंग कमीशन क्या था और कितना था? 5% किस पे था? ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। एंड 2.5% किस पे था? हाँ, ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब कि कंपनी जब पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स करने के लिए जाएगी, तो वहां पे भी क्या कर सकती है? अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है। हाँ या ना? देखिए किसी को रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता है? क्या था वहां पे? कंपनी रिड्यूस कर रही है क्या? लाइबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। कैसे कर रही है? बाय रिड्यूसिंग दी
अनपेड पार्ट मिक्स कर रही है कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। खिचड़ी पक रहा है। डिमिनिशन का मतलब क्या था? कैंसलिंग दी अनसब्सक्राइब्ड पार्ट ऑफ द कैपिटल, इशूड कैपिटल, अनसब्सक्राइब पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल, ऐसा था ना? क्या रिक्वायरमेंट्स थे वहां पे डिविनेशन में? सिर्फ ओआर पास करना रहता है। और रिडक्शन में मेन क्या रिक्वायरमेंट्स थे? स्पेशल रिजोल्यूशन प्लस एनसीएलटी अप्रूवल। और भी कुछ था? एनओसी फ्रॉम क्रेडिटर। और भी कुछ था? डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। चलो थोड़ा बहुत तो याद है। राइट इशू से रिलेटेड प्रोविजंस याद है? क्या क्या थे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी राइट शेयर्स ऑफर करती है। रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा हूं मैं। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना था राइट इशू के केस में? व्हाट वाज द पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन? 15 to 30 डेज। ओके। राइट ऑफ रिनंसिएशन क्या था उसमें? राइट शेयर्स खरीदने के राइट को ट्रांसफर कर सकता है कौन? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। रेजिंग प्रोस्पेक्टस क्या था? जो इशू होगा कंपनी कब करेगी? रेजिंग प्रोस्पेक्टस इशू एट द टाइम ऑफ बुक बिल्डिंग इशू, है ना? एंड विच डज नॉट डिस्क्लोज द प्राइस, है ना? इंस्टेड ऑफ डिस्क्लोजिंग द प्राइस क्या होता है? कंपनी क्या करती है? प्राइस बैंड इशू करती है। ओके, थोड़ा बहुत तो याद है सर। ईसोप के कितने टाइप्स थे? दो। कौन कौन से? हाँ, ईएसपीएस एज वेल एज ईसोस। ईसोस का मतलब क्या था? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। वेस्टिंग पीरियड कितना था ईसोस में? 1 ईयर। ओके। फॉर्ज ट्रांसफर का मतलब क्या था? हाँ, फेक ट्रांसफर तो है। क्या प्रोविजंस थे? जो रजिस्ट्रेशन फॉर्ज ट्रांसफर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लॉन्च करता है कंपनी के पास, वो कंपनसेट करता है किसको? कंपनी को। और जो अलॉटी है उसको कौन कंपनसेट करता है? या जो ट्रांसफर ही है उसको कौन कंपनसेट करता है? कंपनी। चलिए, थोड़ा बहुत याद है। इस चैप्टर को प्लीज रिवाइज करते रहिए। ये चैप्टर अपने आप में एक छोटा सा सब्जेक्ट है, तो मैं नहीं लगता? हाँ, तो अगर रिवीजन नहीं किया है प्लीज इंश्योर द रिवीजन। कराऊंगा अलग से क्लास में, ठीक है? देखिए, कम टू द डिबेंचर्स पार्ट। डिबेंचर्स के लिए मैंने क्या बताया? डिबेंचर इज बेसिकली अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कंपनी जो एक्नॉलेज करता है क्या? डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने पैसा लिया, उस पैसे के बदले डिबेंचर्स इशू किया, और कंपनी ने जिसको डिबेंचर इशू किया वो कौन कहलाएगा? डिबेंचर होल्डर। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए, डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट whether constituting a charge on the assets of the company or not। इसका मतलब समझते हो कि डिबेंचर जो है वो सिक्योर्ड भी हो सकता है एज वेल एज अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। डिबेंचर्स कैन आइदर बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब कंपनी जो पैसा ले रही है आउटसाइडर से, उस पैसे के बदले
सिक्योरिटी क्रिएट कर रही है ऑन एनी ऑफ देयर एसेट्स, है ना। कंपनी जो पैसा ले रही है ना, उस पैसे के बदले सिक्योरिटी क्रिएट कर रही है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है ऑन एनी ऑफ देयर एसेट्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में क्या होगा, कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। डिबेंचर इज अ नेम अप्लाइड टू अ सर्टेन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच evidencing an indebtedness which is normally but not necessarily secured by charge over the property। ये भी यही चीज बोल रहे हैं, it can either be secured or unsecured। Debenture are bonds issued as an acknowledgement of the amount borrowed by a company and debentures are generally secured। बोला secured unsecured दोनों हो सकता है, लेकिन generally debentures क्या होते हैं, secured। क्या दिक्कत यहाँ पे, unsecured debentures के लिए क्यों जाएगा कोई भी क्रेडिटर, सोच के देखो ना। Why a creditor will go for unsecured debentures? बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि कंपनी क्या करे, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स बेच पाए। इज इट क्लियर? क्योंकि कल को अगर कंपनी ने रीपेमेंट नहीं किया तो डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई भी रेमेडीज अवेलेबल नहीं होगा। कौन से केस में, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स के केस में। आज हम सोच के देखो ना, बैंक से लोन लेने के लिए भी जाते तो बैंक पहले क्या पूछता है, कुछ है रखने के लिए, तुम बोलते नहीं, बैंक भगा देगा वहां से। पानी ऐसे पी रहे होगे ना तो बोलेगा किसको रख दो और निकलो, पानी भी नहीं पीने देगा। ठीक, बैंक को क्या चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स को क्या चाहिए, सिक्योरिटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स। पहला, डिबेंचर होल्डर्स आदि क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी का मतलब क्या हो गया मालूम है, यहां पे इनको इंटरेस्ट का पेमेंट करना मैंडेटरी है, चाहे कंपनी फायदे में हो या नुकसान में हो। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नो डिबेंचर कैन कैरी वोटिंग राइट्स, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स विल नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। लेकिन क्या एक डिबेंचर होल्डर मीटिंग अटेंड कर सकता है, कर सकता है। They can attend the meeting, however he will not be able to exercise the voting rights। clear है? Next, a debenture is an acknowledgement of indebtedness of company। The debenture specifies the payment of a specified sum payable at a specified rate of interest। Debentures are generally issued under the seal of the company, however it is not a legal requirement। अगर कॉमन सील है तो डिबेंचर सर्टिफिकेट पे कॉमन सील रहेगा, और अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो क्या रहता है, मैंने आपको बताया हुआ है। कॉमन सील है तो कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन सील रहेगा, एंड इन केस इफ कंपनी डू नॉट हैव कॉमन सील तो उस पे कम से कम 2 डायरेक्टर्स का सिग्नेचर रहता है, जिसमें से एक डायरेक्टर कौन होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना। देन debentures are generally secured and the debenture holders are given charge on certain assets of the company, however it is possible to issue unsecured debentures। however although it is possible to issue unsecured debentures, लेकिन there is a very less possibility या probability कि कोई भी unsecured debentures खरीदे, किससे, कंपनी से। is it clear? next, debentures are generally issued in a series, however issue of debenture to one person is also possible। इसका मतलब क्या, एक सीक्वेंस नंबर रहेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट्स का, ठीक। और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी एक बंदे से, मान लो कि एक पर्सन से पैसा ले रही है, एक ही बंदे से पैसा ले रही है, उस एक ही बंदे को क्या कर सकती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। कंपनी पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए भी जा सकती है। बात सुन में रहे, पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स में क्या होगा, कंपनी बहुत सारे लोगों से पैसा ले रही है, हाँ ये ना, यस सर। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द expiry of their term as specified in the terms of issue of debentures।
हाउएवर इट इज पॉसिबल टू इशू इररिडीमेबल डिबेंचर। अगर देखो अब यहाँ पे क्या होता है, आप मिक्स भी कर सकते हैं प्रोविजन। आपने प्रेफरेंस शेयर्स के रिस्पेक्ट में पढ़ा था दैट नो कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स विद अ टाइम स्पैन ऑफ मोर देन 20 ईयर्स, कुछ याद आ रहा है? और अगर 20 साल से ज़्यादा के लिए कंपनी कोई डिबेंचर्स इशू प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डील करना चाहिए, है ना। और वहाँ पे भी एक कंडीशन था, इंश्योर करना पड़ेगा क्या, 21st ईयर से रिडम्पशन स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। अभी कितने ऐसे लोग हैं जिनको हवा नहीं लग रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे? प्लीज बी ऑनेस्ट ऑन योर पार्ट, रेज योर हैंड्स। ऐसे काफी मेरे को लग रहे हैं ऐसे चेहरे कि हवा नहीं लग रही है, क्या क्या चल क्या रही है? यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू गेट द प्रोविजंस बीइंग डिस्कस्ड हियर एज ऑफ नाउ? आपको नहीं पता चल रहा, कुछ डिबेंचर्स के बारे में भी नहीं पता चल रहा है? अच्छा, और कौन है? ओके, शी इज ऑनेस्ट ऑन हर पार्ट, अपार्ट फ्रॉम हर। तो ऐसा हाथ ठीक से रेज करना, आपको भी नहीं पता चल पा रहा है? कम समझ में आया? तूने लेक्चर स्पीड में बढ़ा करके देखा ना मेरा? तो तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो? ओह, तो पॉसिबल है। बाकी कम समझ में आया ये तो। हाँ, और आपको भी नहीं समझ में आ रहा है? आप फर्स्ट नहीं करें, कैसे आएगा बेटा? ओके, और आपको आ रहा है? तुम लास्ट बेंच, देखो जिन्होंने बैकअप्स किया है ना उनको चीज़ें आएंगी, जिन्होंने बैकअप्स नहीं किया है, इसके पुराने लेक्चर्स नहीं किए, दे मे फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज आई विल बी यूजिंग सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, आई विल बी यूजिंग सर्टेन प्रोविजंस which I already have discussed in the previous classes. Is it clear? तो जिनको भी दिक्कतें आ रही ना, आप लोग एक काम कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर, जस्ट स्किप दिस चैप्टर फॉर द टाइम बिंग। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के बाद जो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना मैं, उसमें तुम ज्वाइन करो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट, देयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर सबको? तब तक क्या करोगे तुम लोग? तब तक क्या करोगे? ट्राई टू कंप्लीट दी बैकअप एंड ट्राई टू आस्क क्वेश्चन, कोशिश करो कि सर से क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है? ओके। हाँ, तो आप एक यहाँ पे नोटिंग न करिए, डिबेंचर्स जो है रिडीमेबल एज वेल एज इररिडीमेबल दोनों हो सकता है, ठीक है। देन शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंस फटाफट से पढ़ लेने का, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंस। यस, शेयर के थ्रू जो पैसा रेज किया वो कैपिटल का पार्ट फॉर्म करेगा, डिबेंचर्स के थ्रू जो पैसा रेज किया वो डेब्ट्स का पार्ट फॉर्म करेगा। डिविडेंड ऑन शेयर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, इसका मतलब प्रॉफिट का शेयर होता है, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, मतलब मैंडेटरी है पे करना, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिविडेंड वेरीज विद द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट्स, जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो वेरी कर सकता है। इंटरेस्ट रेट ऑन डिबेंचर फिक्स्ड है, शेयर्स अपन डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, डिबेंचर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिबेंचर्स कैन इवन बी इशूड एट डिस्काउंट। शेयर होल्डर्स के पास
वोटिंग राइट्स, डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 67 याद है, कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकती, अपने शेयर्स को नहीं खरीद सकती अनटिल एंड अनलेस इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो उसका एक और इंटरप्रिटेशन बताया था मैंने आपको कि कंपनी ने जो शेयर्स खरीदे ना खुद के, उन शेयर्स को कंपलसरली क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, हाँ या ना। लेकिन देखो डिबेंचर्स के केस में क्या है, एक कंपनी अपने डिबेंचर्स खरीद सकती है एंड दे नीड नॉट टू कैंसिल सच डिबेंचर्स, लिखा है। A company cannot purchase its own shares except by way of buyback as per the provisions of section 68. And even where a company buy back its own shares, the company cannot hold them as investment. These shares must be cancelled. यहाँ पे a company can purchase its own shares and after such purchase, the company may cancel such debentures or continue to hold them as an investment. तो cancellation of debentures after buying back the debenture is not mandatory. कंपनी चाहे तो उसको कैंसिल करे, कंपनी चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकता है एज एन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स इशू करते समय कंपनी को कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिबेंचर्स इशू करते समय करना पड़ सकता है इन केस ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स। क्लियर, क्लियर है सबको। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट डीड। देखिए सुनना ध्यान से, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड ने मान लो 100 करोड़ के 12% डिबेंचर्स इशू किए। कंपनी ने क्या किए, 100 करोड़ के 12% डिबेंचर्स इशू किए और मान लो इस डिबेंचर इशू के अगेंस्ट कंपनी के पास जो बिल्डिंग है उसका वैल्यूएशन 125 करोड़ है। इस बिल्डिंग को गिरवी रखा, मतलब सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया। 100 करोड़ का डिबेंचर इशू कर रही है, इसका मतलब क्या, कंपनी जनरल पब्लिक से 100 करोड़ रुपए ले रही है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, 12%। और उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए क्या कर रही है कंपनी, उनके बिल्डिंग के ऊपर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 125 करोड़। तो जो डिबेंचर होल्डर्स होंगे ना वो सिक्योर्ड है अपने पार्ट पे, दैट इन एनी केस दे विल बी एबल टू रिकवर देयर डेब्ट्स, है ना। क्या सिर्फ इतना करने से सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट को अपन प्रोटेक्ट कर पाएंगे? देखो तुम एक बार चलो ऐसे नहीं, ऐसे समझो। मैंने अभी तुमको एग्जांपल दिया था, सब बच्चों से कितने कितने रुपए लिए थे मैंने, 5-5 हजार रुपए लिए थे। टोटल कितने रुपए, 80,000 रुपए लिए थे। ये जो मैंने अंगूठी पहनी हुई है ना, इसका वैल्यूएशन है आज की डेट में 1,15,000 रुपए, मान लो, ठीक है। इसमें जो स्टोन है ना वो 75,000 का है, बाकी जो गोल्ड है उसका दाम कितना, 1,15,000 रुपए। तो मैंने तुम सब बच्चों को ऐसा दिखाया कि देखो जो पैसा तुमसे ले रहा हूं ना, उस पैसे के बदले ये अंगूठी में क्या कर रहा हूं, इस पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं, प्लेज क्रिएट कर रहा हूं। तुम बोले कि चलेगा चलेगा, वैसे भी आप पे विश्वास है, आप दे ही दोगे पैसा। 1 साल के बाद तुम्हारे में मना कर दिया तुमको पैसा देने से, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे अच्छा ठीक है नहीं देते पैसा, वो अंगूठी लाओ जिसपे आपने हमारे फेवर में सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया था। मैंने ठीक है दिया तुमको अंगूठी, तुमको दे दिया अंगूठी। अब तुम इस अंगूठी को लेकर के ना पूरा अजमेर मार्केट घूम लिए, ठीक है। कहीं पे 2 रुपए ज्यादा मिल रहा है, कहीं पे 3 रुपए कम मिल रहा है, तुम परेशान, तुमको समझ नहीं आ रहा कि कहां बेचे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा इनकन्वीनियंस बढ़ गया? अबे तुम्हारा काम ये एसेट्स बेच करके पैसा निकलवाना थोड़ी ना है, ये सोच के थोड़ी ना तुमने पैसा दिया था। समझ रहे हो क्या? तुम्हारा काम एसेट्स बेच करके पैसा निकलवाना नहीं है, तुम्हारा काम था इंटरेस्ट इनकम कमाना।
तुमने जब मुझे पैसा दिया था ना, तुमने मुझे पैसा दिया था विद एन एक्सपेक्टेशन कि इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, 5,000 पे 500 रुपए मिलेगा साल का। यस और नो? भाई सेम चीज यहाँ पे सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स के साथ है। ऑल्दो कंपनी हैव क्रिएटेड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, है ना, ऑल्दो कंपनी हैज क्रिएटेड सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर, लेकिन डिबेंचर होल्डर का काम थोड़ी ना ये कि वो एसेट्स बेचे, ऑक्शन पे लगाए उस चीज को, फिर पैसा निकाले और फिर पैसा निकाल करके सारे डिबेंचर होल्डर्स को बांटे। करेगा कौन? आज मैंने ये एक अंगूठी दी थी, क्लास में 16 जने हो 17 जने हो, सवाल उठता है ना कौन बेचने जाएगा? हु विल टेक द पेन? तुमने बोला कि भाई इसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दो, ये बोलेगी कि व्हाई वुड आई टेक द पेन? मेरे 5,000 रुपए रिकवर करने के लिए मैं 500 रुपए का पेट्रोल क्यों चलाएगी? आई विल नॉट गो। तो जैसा इसने बोला वैसे सबने बोल दिया, क्यों जाए हम? इतना समय थोड़ी ना है, एग्जाम भी है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? और चलो मान लो इसने पैसा रियलाइज भी कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो ऑल्दो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, है ना, एट द टाइम ऑफ इशूइंग द सिक्योर्ड डिबेंचर्स, कंपनी को ये बंदों को अपॉइंट करना पड़ेगा। मान लो ये 4 बंदे, 4 बंदों का एक फर्म है और ये है डिबेंचर ट्रस्टी। कौन है बेटा? भाई 100 करोड़ के डिबेंचर इशू किए थे, हजारों लोगों ने लिए होंगे, हजारों लोग अपने अपने इंटरेस्ट अपने अपने लेवल पे सिक्योर नहीं कर सकते, उनका इतना ही काम नहीं है कि उन्होंने जिस जिस कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है सब पे देखते रहिए ये कंपनी इसमें डिफॉल्ट तो नहीं करेगी, इसमें डिफॉल्ट तो नहीं करेगी, इसमें डिफॉल्ट तो नहीं करेगी। पैसा इन्वेस्ट करके कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे तुमने मेरे को 5,000 रुपए दिए, तुमने मान लो 10 जगह और दिए होंगे 5,000 रुपए, तुम किस किस का ध्यान रखोगे? क्या तुम्हारे पास इतना ही काम है? बोलो नहीं। नो सर। भाई सेम चीज इनके साथ भी तो हो सकता है। तो इन डिबेंचर होल्डर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी में, जिसको मैंने नाम दिया क्या? डिबेंचर ट्रस्टी। तो डिबेंचर ट्रस्टी इज एन इंटरमीडियरी अपॉइंटेड इन द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। मेरी बात समझ में आ रही है? डिबेंचर ट्रस्टी एक ऐसा व्यक्ति जो अपॉइंट करेगा कंपनी, जिसका अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है जब कंपनी पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स कर रहा है। और ये डिबेंचर ट्रस्टी क्या काम कर रहा है? डिबेंचर ट्रस्टी क्या काम कर रहा है? ये सिक्योर कर रहा है किसका इंटरेस्ट? डिबेंचर होल्डर्स का। ठीक है, दे आर अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? तो एक बात तो बहुत नॉर्मल है कि जो डिबेंचर ट्रस्टी होगा ये कौन होना चाहिए मालूम है? ये इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। अगर मैं किसी एक का इंटरेस्ट सिक्योर कर रहा हूं इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे के इंटरेस्ट हार्म करूंगा। हाँ या ना? अगर डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट सिक्योर कर रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि कंपनी के इंटरेस्ट को हार्म करे। तो ही शुड रिमेन इम्पार्शियल, ही शुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, he should not be directly or indirectly related to the company in any manner whatsoever। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब डिबेंचर ट्रस्टी देखो काम क्या करेंगे। क्या काम करेगा? तो डिबेंचर ट्रस्टी इंश्योर करेगा। अब मान लो कि तुम सबने पैसा दिया था और तुम सबने दिया था पैसा, इसने नहीं दिया, इसको तुमने अपॉइंट कर दिया डिबेंचर ट्रस्टी। ये रोज मेरे ऑफिस आती है, ठीक, ये रोज मेरे ऑफिस आती है और ये ध्यान रखती है कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पेमेंट मैं कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक महीने में आता है 2 लाख रुपए और मैं पेमेंट कर रहा हूँ 4 लाख रुपए। ऐसा मैंने 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, इसके दिमाग में डाउट आएगा इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, सर क्या कर सकते हैं? डिफॉल्ट। तो शी विल इंश्योर, who is she? Debenture trustee. She will ensure that
एट ऑल द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है टू डिस्चार्ज माय ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द डिबेंचर होल्डर्स। और जैसे इसके मन में डाउट आया कि सर बहुत नियर फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, इंसॉल्वेंट, जैसे इसके मन में डाउट आया ये सबसे पहले आकर के क्या करेगी मालूम है, वो जो एसेट्स के ऊपर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया था ना, ये उसको अपने पोजीशन में ले लेगी। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो कंपनी में अपॉइंट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, and debenture trustee will ensure that company at any given point of time have sufficient funds, yes, sufficient availability of funds to discharge their obligation towards the debenture holders of the company. And at any point of time अगर डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है कि नहीं कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, तो क्या करेगी? सबसे पहले डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा? जिस एसेट्स पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था ना, उस एसेट को अपने पोजीशन में लेगा। फिर डिबेंचर ट्रस्टी ये भी कर सकता है, तुम समझो, मैं तो बहुत चालाक आदमी हूं, मैंने तुम्हारे फेवर में भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया ऑन द सेम रिंग, और मैंने एक और बैच के बच्चों से पैसा लिया, उनके फेवर में भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट किया क्रिएट किया ऑन द सेम रिंग। अब रिंग का वैल्यू कितना पता है? 1,15,000। लोन मैंने उठा लिया इसके ऊपर 2 लाख रुपए का, क्या सबका पेमेंट हो पाएगा? तो ये भी डिबेंचर ट्रस्टी इंश्योर करेगा कि जिस एसेट्स के ऊपर मैंने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया है उसके ऊपर कोई सब्सिक्वेंट चार्जेस क्रिएट ना हो, और अगर सब्सिक्वेंट चार्जेस क्रिएट हो भी रहे तो फिर भी जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ लोन अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? इसका काम क्या है? तुम्हारे इंटरेस्ट को सिक्योर करना। इसका नाम क्या है? डिबेंचर ट्रस्टी। इसको कब अपॉइंट करना है? उसको कब अपॉइंट करना है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर एक कंपनी ना एक ही डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर रही है एक ही बंदे को, क्या डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा? अभी तो बोला ना, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी इज मैंडेटरी ओनली इन केस ऑफ पब्लिक इशू। एक ही बंदे को कर रही है तो करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सिक्योरिटी फॉर पेमेंट हो गया, ट्रस्ट डीड ये हो गया। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो कोई भी ऐसा ट्रस्टी वगैरह अपॉइंट नहीं करना है, लेकिन जब डिबेंचर्स इशू करती है तो डिबेंचर ट्रस्टी इज टू बी अपॉइंटेड, और डिबेंचर ट्रस्टी के साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मेंटर करेगी और वहां पे एक लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है जिसको अपन बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। क्या बोलते हैं? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। फिर उसके बाद शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। हाँ, समझ रहे क्या? बोलो, शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स बट डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। लिख लो। तो कन्वर्जन शेयर का किसी और सिक्योरिटी में नहीं हो सकता, लेकिन डिबेंचर का हो सकता है। लिख लेने का एक लाइन यहां पे, ये लाइन लिख लेने का यहां पे। Shares cannot be converted into debentures but debentures can be converted into shares अगर वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो। देखो अब कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर एक्चुअली क्या लॉजिक है इसके पीछे? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है?
मैं तुमसे पूछ रहा था कि भाई डिबेंचर कब कन्वर्जन होगा शेयर्स में? डिबेंचर्स का कन्वर्जन कब होगा? कन्वर्जन कब होगा? पेमेंट ड्यू है ना? और मान लो कि 100 करोड़ रुपए का पेमेंट ड्यू है डिबेंचर होल्डर्स को। कंपनी ने बात किया, कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स थे, डिबेंचर्स थे सारे डिबेंचर होल्डर्स के पास। कंपनी मेड अ रिक्वेस्ट कि 100 करोड़ का जो डिबेंचर है इसका रीपेमेंट की जगह हम क्या करेंगे, शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब आपको इक्विटी पार्टिसिपेशन दे देते हैं इन दी कंपनी। अगर डिबेंचर होल्डर एग्री करता है तो दैट कन्वर्जन कैन बी मेड पॉसिबल। और वो डिबेंचर होल्डर एग्री कब करेगा? जब उसको लगता है कि नियर फ्यूचर में कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा बेटर हैं, देन ओनली दे विल एग्री टू डू दिस थिंग। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है और कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी नहीं देखता तो क्या डिबेंचर होल्डर कन्वर्जन के लिए जाएगा? क्या उसको जाना चाहिए? आंसर इज नो। इज इट क्लियर सबको? ठीक है, आगे बढ़िए। फिर इक्विटी शेयर्स का जो है, इक्विटी शेयर्स हमेशा क्या होंगे? इरिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है, 20 साल तक के इशू हो सकते हैं, 30 साल के इशू हो सकते हैं। डिबेंचर्स शैल ऑलवेज बी, हाँ, शैल ऑलवेज भी नहीं है, इट कैन आइदर बी रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो इरिडीमेबल डिबेंचर्स हो सकता है लेकिन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हो सकता। ठीक है। फिर इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, इस पे आ जाइए। रीपेमेंट इन वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के समय पे पहले पेमेंट होता है किसको? सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स को। फिर पैसा बचा तो जाएगी कंपनी किसके पास? इक्विटी होल्डर्स के पास। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। चलिए अब आ जाएंगे नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब यहां पे ना एक एक टर्मिनोलॉजी तुमको दिया हुआ है, परिपस्सु। सुना है पहले? क्या था इसका मतलब? इक्वली रैंक्ड या रैंकिंग इक्वली। बोला कि जो डिबेंचर्स है ना ये दो प्रकार के हो सकते हैं, डिबेंचर्स विद परिपस्सु क्लॉज एंड डिबेंचर्स विदाउट परिपस्सु क्लॉज। अब डिबेंचर विद परिपस्सु क्लॉज समझना क्या होगा? अब मान लो कि ये कंपनी लॉ का बैच है ना? इस बैच में कोई स्टूडेंट 4 महीने पहले आया होगा, कोई 5 महीने पहले आया होगा, कोई 3 महीने पहले, कोई 2 महीने पहले, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने लास्ट वीक ही ज्वाइन किया। तो जो स्टूडेंट 4 महीने पहले आया उसका भी सिलेबस होना चाहिए, जो लास्ट वीक आया है उसका भी सिलेबस होना चाहिए, है ना? ये कमिटमेंट दिया जाता है यहां से। इसका मतलब कि सभी स्टूडेंट्स को मैं क्या कर रहा हूं? इक्वली ट्रीट कर रहा हूं, इवन दो किसी ने लेट ज्वाइन किया। तो डिबेंचर्स विद परिपस्सु क्लॉज में क्या होगा? अ कंपनी में इशू सीरीज ऑफ डिबेंचर्स एट डिफरेंट डेट। कंपनी में इशू डिबेंचर्स एट डिफरेंट डेट, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बोला कंपनी ने कि जिस जो पहले इशू किया गया था ना उसको इंटरेस्ट देंगे पहले, और जो बाद में इशू किया गया ना उसको नहीं देंगे, पैसा नहीं है। दे ऑल मस्ट बी रैंक्ड इक्वली अगर डिबेंचर विथ परिपस्सु क्लॉज है। जो डिबेंचर्स आपने बाद में इशू किए
उन डिबेंचर होल्डर्स को सारे राइट्स मिलेंगे जो पहले इशू किए गए डिबेंचर होल्डर्स के पास है। ठीक है, मान लो देखो ये कंपनी की एक बिल्डिंग है जिसका वैल्यूएशन है 75 करोड़। इसके अगेंस्ट कंपनी ने ना 2021 में 13 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए थे। टू 2022 में 15 करोड़ डिबेंचर, ये 10% डिबेंचर्स है, ये 9% डिबेंचर्स है 2022 में किए। 2023 में 12% डिबेंचर्स किए। ये 13 करोड़ के थे, ये 12 करोड़ के हैं और ये 15 करोड़ के हैं। अभी भी तुम देखोगे ना तो टोटल डिबेंचर्स कितने के इशू किए? 30 करोड़, कितना 40 हो गया? नहीं, 13 और 15 28, 28 और 9 37 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए। इसके अगेंस्ट एसेट्स कितने करोड़ का है? 75 करोड़ का। ठीक है, ये एसेट्स की वैल्यूएशन थी 75 करोड़। कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया रीपेमेंट करने में, क्या होगा? एसेट्स बिकेगा? बोला जितना अधिकार इनका है उतना ही इनका भी है और उतना ही इनका भी है। 75 करोड़ का एसेट्स था, 75 करोड़ उसका वैल्यूएशन था, लेकिन वो बिका सिर्फ 25 करोड़ में। कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है 75 करोड़ में उसको। हो सकता है ना, हाँ या ना? भाई जिसका वैल्यूएशन 75 करोड़ है क्या वो 25 करोड़ में बिक सकता है? बिक सकता है, कोई खरीदार ही नहीं है। डेप्ट कितने का था? 37। रियलाइजेबल अमाउंट कितना है? 25 करोड़। तो ये जो 25 करोड़ का जो अमाउंट है वो इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा तीनों क्लास ऑफ डिबेंचर होल्डर्स को। इसी को अपन बोलते हैं डिबेंचर्स विद परिपस्सु क्लॉज, है ना? इन तीनों के राइट्स है इसके ऊपर। इक्वल नहीं, मतलब तुम समझो इक्वल राइट्स का मतलब यहाँ पे इनका जो अमाउंट है ना डेप्ट का उसके प्रोपोर्शन में बिकना चाहिए। 13, 15 और 15 है ना, 13 करोड़, 15 करोड़ और 15 करोड़ था। अच्छा तो फिर 37 कैसे होता? 43 होता ना? अच्छा ये 12 ही है क्या? सॉरी, हाँ इस रेशियो में जाएगा। यस और नो? ऐसा नहीं होगा। तुम समझो 25 करोड़ है, पहले जो इशू किया था वो कितने का था? तो ये चिल्लाते ना हमको पहले इशू किया था, हमारा पेमेंट पहले करो, पूरा पेमेंट करो, फिर बचेगा तो आगे जाओ। जा सकते क्या? नहीं जा सकते। क्यों? ऑल द डिबेंचर्स होल्डर्स शैल बी रैंक्ड, ऑल द डिबेंचर्स होल्डर्स शैल बी रैंक्ड इक्वली। क्लियर सबको? बताइए क्लियर है? और अगर विदाउट परिपस्तु क्लॉज है तो फिर वहां पे मैनर ऑफ रिडम्पशन जो है कंपनी फिक्स कर सकती है। जो पहले इशू हुआ उसको पहले पेमेंट किया जा सकता है, और जो दूसरे क्लास ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है दे विल नॉट बी एबल टू रेज एनी ऑब्जेक्शंस। इज इट क्लियर? चलो आगे। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ कंपनी। एक सेकेंड। A company is not entitled to issue a new series of debentures having priority over an earlier series of debentures or ranking pari passu within earlier series of debentures unless such right is expressly reserved under the terms and conditions of earlier series of debentures। मतलब मान लो कि पहले कंपनी ने डिबेंचर्स विदाउट परिपस्सु क्लॉज इशू किए, है ना? उसके बाद एक और डिबेंचर सीरीज इशू करने के लिए जा रही है, क्या उसको विद परिपस्सु कर सकती है? नहीं कर सकती। तुम समझो पहले तुमने मना किया, मैं जो बच्चा पहले आया मैंने बोला कि भाई तेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, तेरे को 2 बार पढ़ाऊंगा। जो बच्चा बाद में आया उसको भी बोल सकता हो क्या ये?
क्योंकि उसको भी 2 बार पढ़ाने के लिए गया तो एक ही सब्जेक्ट चलता रहेगा पूरे साल। लेकिन मैंने उस बच्चे को पहले बोल दिया था कि देख सुन, तेरा एडमिशन ले रहा हूं, बाद में कोई बच्चा आएगा ना, वो और तू बराबर है, तो क्या फर्स्ट वाला स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है? आंसर इज नो। ठीक है, एक लाइन लिखवाऊंगा, लिखिए। अ कंपनी shall not be able to issue a company shall not be able to issue any new class of debentures any other class of debentures having priority over the earlier issue of debentures unless such rights are expressly covered in the terms of are expressly covered in the terms of issue of in the terms of issue of previous class of debentures in the terms of issue of previous class of debentures। चलो आगे। ठीक है, तो यहां पे अभी तक अपन ने क्या चेक किया? इंट्रोडक्शन टू दी डिबेंचर्स। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिबेंचर्स। इज इट क्लियर? चलिए, तो अभी तक आपको क्या क्या चीजें मालूम है? डिबेंचर्स क्या होता है तुमको पता चल गया, डिबेंचर्स कैसे इशू हुआ ये मालूम चल गया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स मालूम चल गया, डिबेंचर्स विद परिपस्सु क्लॉज, डिबेंचर्स विदाउट परिपस्सु क्लॉज, ये तुमको पता चल गया। ठीक है, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।